नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है और जितनी भी तरह की जो बातें बताई जा रही है, जितनी भी तरह के जो टेक्निक्स बताए जा रहे हैं कि आप किस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, वे सभी को आप आत्मसात करते हुए चल रहे होंगे। बंधु, हम लोग अनुवाद की पहली श्रृंखला में क्या लिया था? हम लोगों ने लिया था राजभाषा अधिकारी में पूछा गया एक अनुच्छेद, जो हिंदी में था उसको हमको अंग्रेजी में करना था, जिसे हम लोग काफ़ी सफलतापूर्वक किए। जितनी भी तरह की जटिलताएं थी, जितनी भी तरह की जो सटल चीज़ें जो थी, जो गूढ़ चीज़ें थी, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। हमारे से जितना हो सका मैं उसको अलग अलग तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बंधु, अनुवाद श्रृंखला के इस दूसरे भाग में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित हम लोग अनुवाद करेंगे। इस तरह का जो अनुवाद है वह राजभाषा अधिकारी के वस्तुनिष्ठ पेपर में आता है और आपका आरआरबी जीएसटी का जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी इसी तरह के अनुवाद का आने की संभावना है। ठीक है, तो बंधु, हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात शेयर कर लेना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी एक कॉमन सी बात करते हैं, कॉमन सा प्रश्न पूछते हैं कि वीडियो का जो कोर्स होता है एसएससी जीएसटी पेपर 2 के लिए वह कितना लाभकारी हो सकता है। बंधु, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी अभी आप जो देख रहे हैं, वीडियो कोर्स ले रहे हैं अनुवाद श्रृंखला पर, इससे संबंधी आप टेक्निक्स आप सीख सकते हैं कि इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा तो इसको इस तरह से अनुवाद करना है। लेकिन आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो कोर्सेज का। वीडियो कोर्सेज से आप सिर्फ टेक्निक्स आप ले सकते हैं, आपको तरीके समझ में आएगा, लेकिन करना तो आपको है। और साथ ही साथ जब तक कि आप उसका इवैल्यूएशन नहीं करवाइएगा, करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अनुवादक परीक्षा के दूसरे पेपर के लिए जो विवरणात्मक है, जो डिस्क्रिप्टिव है, उसके लिए आपको टेक्स्ट के फॉर्म में अलग अलग तरह के अभ्यास लेने की आवश्यकता है और उसका अगर सही मूल्यांकन नहीं होता है तब वीडियो कोर्स आप लाख आप देख ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बंधु, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अनुवाद श्रृंखला का दूसरा भाग, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ अनुवाद लेने जा रहे हैं। बंधु, स्क्रीन पर आप एक वाक्य देख रहे हैं। वाक्य क्या है? कृपया मेरी बात सुने। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्लीज़ लिसन व्हाट आई से। दूसरा ऑप्शन है प्लीज़ हियर टू मी व्हाट आई से। तीसरा है आपका प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई से। और चौथा है प्लीज़ हियर माई सेइंग। आप गौर करें और बताएं कि इसमें से सही अनुवाद क्या होगा दिए गए मास्टर सेंटेंस का। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और सही अनुवाद खोजते हैं हम लोग। पहला वाक्य को आप देख पा रहे हैं क्या कि प्लीज़ लिसन व्हाट आई से। बंधु, आपको एक बात याद रखना है कि लिसन एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है जब यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। ये व्हाट आई से क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसका है? लिसन टू का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यदि लिसन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो यह अपने बाद तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन लेगा, वह टू। चूँकि पहले वाले ऑप्शन में टू नहीं है, इस कारण से पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, प्लीज़ हियर टू मी व्हाट आई से। यहाँ पर ध्यान देना है कि हियर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है उसके जस्ट बाद आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। यदि ऐसा रहता प्लीज़ हियर व्हाट आई से, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे। ठीक है, चूँकि हियर के बाद टू आया हुआ है, इस कारण से यह गलत है। ओके, तो इस ऑप्शन को भी हम लोग सही ऑप्शन नहीं मान सकते हैं, सही अनुवाद नहीं मान सकते हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई से। यहाँ लिसन के बाद देखिएगा टू आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है व्हाट आई से। ये ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन क्लॉज के रूप में है। ठीक है, नाउन क्लॉज के बारे में अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो पहले जो श्रृंखला जो था वो फ्रेज और क्लॉजेस पर आधारित था। उस श्रृंखला में एक भाग नाउन क्लॉज पर आधारित था। उससे रिलेटेड आपको जितनी भी तरह की समस्याएं अभी होगी तो सारी तरह की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी यदि उस तरह का वह वीडियो लेक्चर आप सुनते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, इस वाक्य का, दिए गए वाक्य का सही अनुवाद है। आपका आंसर सी होना चाहिए।
ठीक है। हालांकि हम लोग चौथा भी लेकर के चलते हैं, प्लीज़ हियर माई सेइंग, है ना, हियर मेरी बात सुने, हियर माई सेइंग। सेइंग यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सेइंग कहावत के सेंस में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, जो कि इसका एग्जैक्ट आप ट्रांसलेशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप फोर्थ को भी साइड करेंगे। ओके, अब बंधु हम लोग अगला प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला जो सेंटेंस है वह है मरीज को तड़के सुबह उस वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जा चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि यहाँ जा चुका है ये कौन से टेंस में है। ठीक है, आपको मैंने पहले वाले जो अनुवाद की श्रृंखला में बताया था कि आपको वर्ब चुनना है। ठीक है, वर्ब कौन से टेंस में है वो देखना है। इसके बाद फिर वर्ब आपको पता चल गया, वर्ब का नेचर पता चल गया, तब उससे कौन से प्रश्न करके आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है, बशर्ते कि जो आपका सेंटेंस हो वह पैसिव वॉइस में ना हो या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग ना करता हो। तो ऐसी स्थिति में कौन से आप प्रश्न करेंगे, तब सब्जेक्ट झट से निकल जाएगा। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जा चुका है, ये पैसिव वॉइस में। इस कारण से इसका जो सब्जेक्ट फाइंड आउट यदि करते हैं तो किसको से आपको प्रश्न करने पड़ेंगे, आपको क्या से प्रश्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह दरअसल एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या या किसको का जवाब होता है। और चूंकि यह पैसिव वॉइस में है यह सेंटेंस, इसलिए इसे आप क्या करें, किसको या क्या से प्रश्न करेंगे। चूंकि यहाँ पर किसको से प्रश्न करने पर जवाब मिलेगा, तो किसको का जो जवाब होगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस जो हिंदी सेंटेंस है उसका अंग्रेजी अनुवाद ऑप्शंस के रूप में लेते हैं। पहला सेंटेंस है द पेशेंट हैज़ बीन शिफ्टेड टू दैट वार्ड इन दी अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, देखने में तो सही लग रहा है, हालांकि हम लोग अन्य भी ऑप्शंस लेकर के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन द पेशेंट वॉज शिफ्टेड टू दैट वार्ड इन दी अर्ली मॉर्निंग, इसमें डिफरेंस सिर्फ क्या है, हैज़ बीन का है और वॉज का है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में है। तीसरा भी हम लोग ले लेते हैं द पेशेंट हैड बीन शिफ्टेड टू दैट वार्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। सिर्फ यहाँ पर आप एक बात पर गौर कर रहे हैं कि यह प्रेजेंट टेंस में, पहला वाला में प्रेजेंट टेंस में है, दूसरा वाला में पास्ट टेंस में है, तीसरा वाला भी पास्ट टेंस में है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हालांकि फोर्थ भी लेकर के चलते हैं। फोर्थ यहाँ पर देख पा रहे हैं द पेशेंट हैड शिफ्टेड, इसमें आपका परफेक्ट टेंस में, वो भी किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। चूँकि चुका है तो साधारण सी बात है कि आप लोगों के जहन में एक ही बात आ रहा होगा कि हैज़ बीन, चूँकि ये पैसिव वॉइस में कर दिया जा चुका है ना, ये पैसिव वॉइस में है तो या तो हैज़ बीन लगाएंगे या तो हैव बीन, ये फ्लैश कर रहा होगा आपके दिमाग में, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V3 फॉर्म। ठीक है, ये आपके जहन में आ रही होगी, ये आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा। अब हैज़ बीन होगा या हैव बीन क्या होगा, यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नेचर पर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वो हैज़ बीन लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो फिर आपका हैव बीन लगेगा। यहाँ पर देखिएगा द पेशेंट, एक ही मरीज़ के बारे में बात किया जा रहा है तो हैज़ बीन तो लगाया गया है, सही बात है। और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 भी लगाया गया है, और बाकी अन्य जो पार्ट है वो सारे के सारे सही है। यहाँ ग्रामेटिकली कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद भी यह सेंटेंस आपका गलत है। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो सकता है, गलत कैसे हो सकता है। ठीक है बंधु, एक बात याद रखेंगे कि कोई भी काम एक सेकंड पहले भी क्यों ना हुआ हो और वह एक सेकंड का मेंशन कर रहा है वह वाक्य, तब सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। ये चूंकि पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में ही रह गया है, इस कारण से यह सेंटेंस ग्रामेटिकली इसमें गलतियाँ हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं द पेशेंट वॉज शिफ्टेड। सबसे पहले तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। देखिएगा पैसिव वॉइस में B प्लस V3 फॉर्म है ना, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ही होता है, बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वॉज क्या है, बी का फॉर्म है। ठीक है, और ये आपका पास्ट टेंस में भी है, वो भी क्या, सिंपल पास्ट टेंस का, ये पैसिव वॉइस है। इस कारण से यह जो सेंटेंस है वो आपका सही है। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जो दिया गया है, इन द अर्ली मॉर्निंग, ये टाइम को मेंशन कर रहा है। यदि कोई भी सेंटेंस में टाइम मेंशन कर दिया गया रहे, प्रहर मेंशन कर दिया गया रहे, और काम का होना उस पर्टिकुलर प्रहर में हुआ है या उस पर्टिकुलर समय में हुआ है, तब आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे
और उसका पैसिव वॉइस में आप वॉज या वर्ब लगा करके आप भीतरी फॉर्म लगाएंगे, जो कि बी पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। बी हमारा सही ऑप्शन होगा। हालांकि हम लोग सी को भी देख करके चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में गया है। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि कोई भी काम यदि एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म हुआ है तब वह सेंटेंस हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। चूँकि ये सिंपल पास्ट टेंस में नहीं है, इस कारण से यह जो ऑप्शन है गलत है। फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे, द पेशेंट हैड शिफ्टेड। सबसे पहले तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाना चाहिए, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है नहीं। बीन लगता तो भी गलत हो जाता, ऊपर वाले सेंटेंस को ये फॉलो करता। ठीक है, तो इस तरह से बंधु आपने देखा कि इस दूसरे प्रॉब्लम में आपका जो सही ऑप्शन है, सही अनुवाद है, मरीज को तड़के सुबह उस वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जा चुका है या कर दिया गया, उसका भी ट्रांसलेशन आपका यही बी वाला ही बनेगा। द पेशेंट वॉज शिफ्टेड टू दैट वार्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर चुका है, चुका था से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली टाइम है तो टाइम को देखते हुए सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। ओके, तो अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम की ओर रुख करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा सेंटेंस है, बैंक काउंटर पर लंबी कतार देखकर मैं लौट गया। ठीक है, यहाँ पर आप कोशिश करें एग्जाम में कि सबसे पहले टेंस को तलाशें। लौट गया ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में है। आप पढ़े होंगे ग्रामर की किताब में, या है, या, ये, ई, या था, ये थे, ये थी को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। तो लौट गया तो रिटर्न आप लगाइए यहाँ पर, या केम बैक आप लगाइए। कौन लौट गया? अब सब्जेक्ट को आपको तलाशना है। सब्जेक्ट है बैंक काउंटर पर लंबी कतार देखकर मैं लौट गया, तो आई रिटर्न लगाइए, नहीं तो आई केम बैक लगाइए। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके अब हम लोग ऑप्शन लेकर के चलते हैं। आई केम बैक आफ्टर सीइंग ए लॉन्ग क्यू एट द बैंक काउंटर। ठीक है, सही लग रहा है देखने में। फिर भी हम लोग आगे वाला आंसर को लेकर के चलते हैं। और सीइंग ए लॉन्ग क्यू एट द बैंक काउंटर आई रिटर्न, ये भी तो सही लग रहा है। ठीक है, देखने पर। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? आफ्टर लुकिंग ए लॉन्ग क्यू एट द बैंक काउंटर आई केम बैक। यहाँ पर टेंसिकल मिस्टेक कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ केम बैक आ रहा है, वर्ब टू का फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इसमें भी V2 है, इसमें भी V2 है और इसमें भी V2 है। ठीक है, फोर्थ वाला हैविंग सीन ए लॉन्ग क्यू एट दी बैंक काउंटर आई रिटर्न, यहाँ पर भी आप सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस को देख रहे हैं। तो टेंस से रिलेटेड यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ऑब्वियसली कुछ दूसरे तरह का प्रॉब्लम, कुछ दूसरे से चीज़ से रिलेटेड हुई यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। बंधु एक बात याद रखें कि आफ्टर सीइंग या आफ्टर हियरिंग करके फ्रेज अगर आप लगाते हैं तो उसे आप गलत मानिए। ठीक है, ये गलत है। देखने पर के लिए आप ऑन सीइंग लगाइए, सुनने पर के लिए आप ऑन हियरिंग लगाइए, या देखने के बाद तो ऑन हियरिंग लगाइए, या देखने के बाद तो ऑन सीइंग लगाइए। आफ्टर सीइंग या आफ्टर हियरिंग करके आप नहीं सेंटेंस को बनाएंगे, यह गलत एक्सप्रेशन कहलाता है। हालांकि लोग बनाते हैं, लेकिन उस पर हम लोगों को फोकस नहीं करना है। हम लोग चूँकि फॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज सीख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोगों के एकदम पूर्णतः जो शुद्ध सेंटेंस होगा उसी को ही हम लोग लेकर के चल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आफ्टर सीइंग लगा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है ना, टेंस सही रहने के बावजूद भी। यहाँ देखिएगा ऑन सीइंग आया हुआ, ऑन सीइंग अ लॉन्ग क्यू एट द बैंक काउंटर आई रिटर्न, ये सेंटेंस ऑब्वियसली सही है। आफ्टर यहाँ लगा हुआ, आफ्टर लुकिंग लगा रहे हैं तो यहाँ पर तो लुक ऐसे ही नहीं आ सकता। आफ्टर लुकिंग नहीं लगा सकते हैं, आफ्टर सीइंग लगाएंगे। लुक का प्रयोग हम लोग ध्यानपूर्वक देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सही एक्सप्रेशन नहीं है, इसीलिए यह गलत हो गया। अब तीसरा देखिएगा, देखने के बाद, चूँकि देखते ही हम लोग वहाँ मैं रिटर्न हो गया ना, तो जब क्विक एक्शन होता है तब हम लोग कभी भी हैविंग सीन का प्रयोग नहीं करते हैं। हैविंग सीन मतलब देखने के बाद। ठीक है, तो ऑन सीइंग लगाइए, तभी यह सेंटेंस सही होगा। आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरह से आपका क्या हुआ, बैंक काउंटर पर लंबी कतार देखकर मैं लौट गया का सही ट्रांसलेशन होगा ऑन सीइंग अ लॉन्ग क्यू एट द बैंक काउंटर आई रिटर्न। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई रिटर्न ऑन सीइंग अ लॉन्ग क्यू एट द बैंक काउंटर।
ओके, इस पूरी तरह से पार्ट को हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है तीसरा क्या अन्य जो प्रॉब्लम है, भारत और पाकिस्तान अपने पुराने झगड़े का निपटारा करें। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट। हम लोग का आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या गलती है, क्या सही है, क्या ये तो इसका जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम लोग तुरंत करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ टू सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट्स। तीसरा भी ऑप्शन ले लेते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट्स। और चौथा ऑप्शन है सेटल ओल्ड डिस्प्यूट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट। फ्रेंड बहुत ही ये जो है बात आप गांठ बांध करके रख ले कि कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब का सही नहीं हो सकता है। अब फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, इसके बारे में आपको जान लेने की ज़रूरत है। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो टेंस बतलाता है। ठीक है, जैसे कि इज़ हो गया, इज़ किस टेंस को बतलाता है, प्रेजेंट टाइम को बतलाता है। एम किसको बतलाते हैं, ये भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है। आर भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है। वर भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है। मतलब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है सारे के सारे आपके फाइनाइट वर्ब्स होंगे। दूसरा क्या है कि जितने भी V1 फॉर्म होंगे, ओके, जितने भी V2 फॉर्म होंगे, जितने भी V5 फॉर्म होंगे, ये तीनों जो फॉर्म्स होंगे वे सारे के सारे आपके फाइनाइट से होंगे। बिना फाइनाइट वर्ब का कोई भी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली सही हो ही नहीं सकता है। इस बात को आप याद रख लें। ठीक है, इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, टू सेटल, यही तो एक वर्ब आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो टू सेटल है ये तो कोई टेंस को नहीं शो कर रहा है। इस कारण से इस सेंटेंस में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं रहने के कारण से यह सेंटेंस गलत हो गया। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान इज टू सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट। सबसे पहला तो यहाँ पर आप देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम है। दो है इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर इज लगा दिया गया है, इस कारण से ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर हम लोग जो मास्टर सेंटेंस पढ़ें, यहाँ पर क्या है, करें है। कहाँ जाएं, वेयर शुड आई गो, करें, खाएं, जाएं, ये कहीं पर भी आपका रहेगा तब उसके लिए हम लोग एक स्पेशल मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। वो क्या है, शुड का। कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट। ओके, निपटारा करें तो ये सजेस्ट कर रहा है, और जहाँ पर भी सजेशन का बोध होता है वहाँ पर हम लोग शुड का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी ये सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुड का प्रयोग नहीं हुआ तो सेंटेंस गलत हो गया। इसमें भी कोई फाइनाइट नहीं प्रयोग हुआ है, इस कारण से ये गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस में आप देखिएगा इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट्स, ऑब्वियसली सही है। अगर यहाँ पर इट्स रहता तो प्रोनाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जो सेंटेंस है हर तरह से सेटिस्फाई करता है इसके अंग्रेजी अनुवाद को, इसलिए आपका सही आंसर सी होगा। ये फोर्थ वाला तो बेकार का, ये बस एक एक्सप्रेशन है, सेटल ओल्ड डिस्प्यूट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किसी भी तरह का कोई सेंटेंस है नहीं। इस कारण से ये जो सेंटेंस है फोर्थ वाला वह गलत है। अब फ्रेंड हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है वह क्या है, कोरोना ने विश्व की अर्थव्यवस्था को 1 साल से भी अधिक अवधि तक ठप किए रखा। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशेष बातों पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। ठप किए रखा, ठप का अंग्रेजी वर्ड क्या होगा, ठप का हो सकता है आपका डिसरप्टेड हो। डिसरप्टेड एक अच्छा वर्ड है, या आप डिरेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ठप किए रखा कौन, कोरोना ने। ठीक है, तो कोरोना हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और मेन जो वर्ब हो जाएगा यहाँ पर एक्शन वर्ब है ठप किए रखा। किए रखा, रखा के लिए आप केप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो ठप है वो विशेषण के रूप में यहाँ पर लिया जाए और इस तरह से इसका आप अनुवाद करते हैं तो सही होगा। बंधु आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा कि मैं किस तरह से अनुवाद कर रहा हूँ, तो अनुवाद काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। देख अब सीधा अब क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन लेकर के चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कोरोना केप द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्ट फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है क्या, कोरोना केप्ट ऑन डिसरप्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर मोर देन 1 ईयर। तीसरा ऑप्शन है कोरोना डिसरप्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर मोर देन अ ईयर। और लास्ट ऑप्शन है कोरोना केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्टेड फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है, हम लोग अब एक एक करके एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस का एनालाइज करते हैं। पहला क्या है कि कोरोना केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्ट। डिसरप्ट क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कीप के बाद आप जो भी वर्ब लगाएंगे वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे वर्ब के थर्ड फॉर्म्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स के जैसा काम करते हैं। जैसे कि इंटरेस्टेड हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, इंटरेस्टेड हुआ तो इंटरेस्टेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और यह एडजेक्टिव के जैसा भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड यह आपका एडजेक्टिव है। इसको ये चूंकि वर्ब से निकला हुआ एडजेक्टिव है, इस कारण से इसे हम लोग प्योर एडजेक्टिव ना कह करके इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कीप के बाद ये जो डिसरप्ट आया है, अगर डिसरप्टेड रहता तब इसके बारे में सोच सकते थे, इसलिए आप यहाँ पर इस सेंटेंस को गलत करें। आप कीप पर आधारित आप अन्य तरह के सेंटेंसेस इस तरह से आप बना सकते हैं कि मैंने अपनी 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 किताबों को सुरक्षित रखा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे, आई केप्ट माई बुक्स सेफ। आप सेव नहीं कह सकते हैं, सेफ कहेंगे। सेफ क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कीप जहाँ पर भी लगाएंगे उसके बाद यदि कुछ आएगा तो वह एडजेक्टिव के रूप में आएगा। ओके, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, इस कारण से पहला सेंटेंस, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिएगा, कोरोना केप्ट ऑन डिसरप्टिंग द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। कीप ऑन का मतलब क्या होता है बंधु, ये बताएंगे। कीप ऑन मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को जारी रखने का वो काम करता है। जैसे कि मुस्कुराते रहें, कीप ऑन स्माइलिंग, चलते रहें, कीप ऑन वॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, अर्थव्यवस्था क्या है कि कोरोना बस डिसरप्टिंग करते चले जा रहे थे, करते चला जा रहा था, ये नहीं। यहाँ पर जो है ना सही पैराफ्रेजिंग का प्रयोग नहीं हुआ है, सही सेंस ये से नहीं दे रहा है। कीप ऑन डिसरप्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, बस सीधा सीधी हम लोग बोलेंगे कोरोना केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्टेड। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, इसको सही नहीं माना जा सकता है। तीसरा देख सकते हैं, कोरोना डिसरप्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर मोर देन अ ईयर। ओके, चौथा भी हम लोग देख ले, कोरोना केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्टेड फॉर मोर देन अ ईयर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कोरोना डिसरप्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, डिसरप्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर मोर देन अ ईयर, कोरोना केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्टेड फॉर मोर देन अ ईयर। यहाँ पर ऊपर वाला में देखिए कि 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए कोरोना ने विश्व की अर्थव्यवस्था को डिसरप्टेड मतलब ठप कर दिया, ठप किए रखा है। यहाँ पर ये तो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इसके एग्जैक्ट नहीं है ना। एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का, मास्टर सेंटेंस का ये नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं सही मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही दे रहा है, कोरोना केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्टेड। ठीक है, किए रखा, ये सही दे रहा है सेंस। इस कारण से जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। ओके, अब बिंदु हम लोग 6th प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। छठा जो प्रॉब्लम क्या है, दुनिया चाहे जितना भी जोर लगा ले, भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। ठीक है, बनकर रहेगा कौन, भारत। तो भारत, अब सब्जेक्ट आपको मिल गया, बनकर रहेगा, ये फ्यूचर टेंस में जा रहा है। कौन बनकर के रहेगा, भारत बनकर रहेगा। और क्या बन करके रहेगा, तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन करके रहेगा। उसके बाद ये जो दुनिया चाहे जितना भी जोर लगा ले, ये अदर वर्ड्स में आ जाता है। तो हम लोग इतना ध्यान में रख करके ऑप्शंस को लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, इवन दो द वर्ल्ड ट्राइज हार्ड इंडिया विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। इवन दो द वर्ल्ड ट्राइज हार्ड। ओके, दूसरा ऑप्शन लेकर के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट द वर्ल्ड ट्राई इट्स बेस्ट, इंडिया विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। सेंटेंस सही दे रहा है, लेकिन हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेकर के चलेंगे।
however hard the world may try, India will become a $5 trillion economy by 2025. लास्ट ऑप्शन भी हम लोग ले लें, इवन इफ द वर्ल्ड में ट्राई हार्डर एंड हार्डर, इंडिया विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2025। बंधु आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे गौर करेंगे, चाहे जितना जोर लगा ले सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हाउएवर हार्ड द वर्ल्ड में ट्राई, इंडिया विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ ऑल। तो इस तरह का जितनी भी सेंटेंसेस आपके होते हैं उसका जो ट्रांसलेशन जो बनता है वो हाउएवर से स्टार्ट किया जाता है। हाउएवर के बाद आपको लगाने पड़ते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट को लगाना पड़ता है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाएंगे, इसके बाद बाकी अन्य पार्ट्स को आप लगा सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है आपका सी, हाउएवर हार्ड द वर्ल्ड में ट्राई, इंडिया विल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। तो ये सी जो है ना, इस दिए गए सेंटेंस का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, इसलिए सी के बारे में हम लोग सोचेंगे। हालांकि आपका बी भी ग्रामेटिकली सही है, लेट द वर्ल्ड ट्राई इट्स बेस्ट, दुनिया को अपना बेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, फिर भी भारत जो है ना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2025 तक, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट एप्रोप्रिएटनेस की बात यदि हम लोग करेंगे तब सी को ही हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। बंधु जो सातवां प्रॉब्लम है वह है मानसिक कट्टरता आतंकवाद को जन्म देता है। ओके, जन्म देता है, यह हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करे कि जन्म देता है का प्रोड्यूस हम लोग लगाएं या ईल्ड लगाएं या क्या लगाएं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन की ओर आशा भरी निगाहों से देखना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, बिगॉटरी लीड्स टू टेररिज्म। दूसरा ऑप्शन है बिगॉटरी लीड्स टेररिज्म। तीसरा ऑप्शन है बिगॉटरी गिव्स बर्थ ऑफ टेररिज्म। और फोर्थ है बिगॉटरी यील्ड्स टेररिज्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही आपका ऑप्शन होगा। बिगॉटरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मानसिक कट्टरता, ठीक है। लीड्स एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है और यहाँ पर लिया भी हुआ है। इस कारण से आपका जो इस दिए गए सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो पहला वाला ही होगा, बिगॉटरी लीड्स टू टेररिज्म। यदि हम लोग दूसरा ऑप्शन को लेकर के चलते तो लीड के साथ प्रीपोजिशन आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इस कारण से बी को हम लोग गलत ही समझेंगे। सी देखिए, बिगॉटरी गिव्स बर्थ, गिव्स बर्थ टू यदि हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर लगाए रहते तो ये सही हो जाता है, इसलिए सी को हम लोग नहीं मानेंगे। बिगोटरी यील्ड्स टेररिज्म, देखिएगा कि अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग इस ऑप्शन को इम्पोर्टेंस देते, ठीक है। लेकिन पहला वाला ज़्यादा सटीक है, इस कारण से हम लोग डी को नहीं मान सकते हैं सही ऑप्शन। आपका सही ऑप्शन है, सही अनुवाद है बिगोटरी लीड्स टू टेररिज्म। ओके, हम लोग आठवां प्रॉब्लम देखते हैं। आठवां प्रॉब्लम है समूचा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है, एक छोटी सी चिंगारी इस विश्व को राख कर सकती है। पहला ऑप्शन है द होल वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द पाइल ऑफ एक्सप्लोसिव्स, ओनली अ लिटिल स्पार्क में बर्न इट टू एशेस, ठीक है। अगला ऑप्शन लेते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज लाइंग ऑन द पाइल ऑफ एक्सप्लोसिव्स। देखिएगा थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, होल है एंटायर है। होल का भी मतलब एंटायर होता है, एंटायर का मतलब होल होता है। आपको जो है ना ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। आपको एग्जामिनर का जो है ना माइंडसेट को समझना होगा। देखिएगा यहाँ पर होल लगा दिया, यहाँ एंटायर लगा दिया, यहाँ सिटिंग है ऑन है तो यहाँ पर लाइंग ऑन है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ओनली ए स्मॉल स्पार्क में लीड दिस वर्ल्ड इनटू डिवास्टेशन। अभी हम लोगों ने बात किया क्या था कि लीड अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं आया हुआ है, ऑब्वियसली बी तो नहीं होगा। खैर हम लोग तीसरा ऑप्शन लेकर के चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, द होल ऑफ द वर्ल्ड इज लेइंग ऑन द पाइल ऑफ एक्सप्लोसिव्स। देखिएगा एग्जामिनर का माइंडसेट समझिएगा कि लाइंग यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर लेइंग लगाया हुआ है, दोनों में डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आप ऑप्शन के पढ़ते ही आप छांट सकते हैं। हालांकि आपको अंतिम प्रॉब्लम भी देख लेने की ज़रूरत है।
अंतिम जो ऑप्शन है वह है द एंटायर वर्ल्ड इज लाइंग ऑन द डेब्री ऑफ एक्सप्लोसिव्स। जब एक्सप्लोसिव से फूटा ही नहीं तो डेब्री कहाँ से आएगा? डेब्री मतलब क्या होता है बंधु? डेब्री का मतलब होता है जिसे हम मलबा कहते हैं, है ना। जब एक्सप्लोसिव से पूरी तरह से क्या है कि अभी फूटा ही नहीं है तो डेब्री कहाँ से बनेगा, है ना। और यदि यह डेब्री है तब फिर उसमें स्पार्क होगा ही नहीं कि वो उसे जला करके राख कर देगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं जैसे ही आपको लगता है कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई शंका जाहिर हो रही है और उस पर थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस है तो उसको आप हटाइए, डी नहीं होगा। ठीक है, आप जो है ना सी को देखिए। द होल ऑफ द वर्ल्ड इज लेइंग। ले का मतलब होता है बिछाना, ले का मतलब होता है न्यौछावर करना, ले का मतलब होता है अंडे देना, लेकिन लेटना नहीं होता है। लेटना के लिए लाई का प्रयोग किया जाता है, हम लोग सी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये गलत है, ले के कारण से ये गलत हो गया। हम लोग अब दूसरा ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? द इंटायर वर्ल्ड इज लाइंग ऑन द पाइल ऑफ एक्सप्लोसिव। Entire world is lying on the pile of explosives. Only a small spark may lead this world to devastation. यहाँ टू रहता ना तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे। ये एक ग्रामेटिकली मिस्टेकन सेंटेंस है। तो बचा है ऑब्वियसली पहला, तो पहला ये वाला सेंटेंस यहाँ पर ग्रामेटिकली सही होगा और यह सही अनुवाद भी है। The whole world is sitting on the pile of explosive. Only a little spark may burn it to ashes. राख कर सकती है, और राख की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा एसेस के बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 8वां अनुवाद पूरा हुआ। हम लोग 9वां वाक्य लेते हैं। 9वां वाक्य क्या है? तुलनात्मक साहित्य एक भाव है, ऐसा भाव जो उन साहित्यों के प्रति शालीनता दिखाता है। देखिएगा, ऐसा भाव इसको जोरदार बनाता है। ठीक है, हालांकि ये सेंटेंस एक ही है लेकिन ऐसा भाव बीच में दे करके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। हम लोग ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कंपैरेटिव लिटरेचर इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज मोडेस्टी टुवर्ड्स अदर लिटरेचर। दूसरा ऑप्शन है कंपैरेटिव लिटरेचर इज एन एक्सप्लोजन शोविंग मोडेस्टी टुवर्ड्स द लिटरेचर टुवर्ड्स अदर लिटरेचर। तीसरा है ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, जहाँ पर भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम्स दिखाई दे ए एंड बी, ए एंड सी, तब समझना है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं छकाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं हो सकता है ए एंड बी तो नहीं हो सकता है। तो चले हम लोग एनालाइज करते हैं। पहला जो वाक्य है देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मास्टर सेंटेंस है तुलनात्मक साहित्य एक भाव है। ठीक है, तुलनात्मक साहित्य को हम लोग इंग्लिश में कंपैरेटिव लिटरेचर कहते हैं। हालांकि देखिएगा दोनों ही वाक्यों में कंपैरेटिव लिटरेचर दिया हुआ है। ये एक भाव है तो इज़ एन एक्सप्रेशन यहाँ तक सही है ना, जो उन साहित्यों के प्रति शालीनता दिखाते हैं। शोविंग मोडेस्टी टुवर्ड्स अदर लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर इज एन एक्सप्रेशन शोविंग मोडेस्टी टुवर्ड्स अदर लिटरेचर। और पहला वाला ऑब्वियसली ये वाला ग्रामेटिकली सही है। और पहला वाला देखिए कंपैरेटिव लिटरेचर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट शोज मोडेस्टी टुवर्ड्स अदर लिटरेचर, ये भी सही है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि दैट शोज बराबर शोविंग, एक फार्मूला आप याद रखिएगा बंधु, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह फार्मूला है। दैट हो या विच हो, सेंटेंस के बीच में यदि आ रहा है, दैट हो, विच हो, हु है, ठीक है, ये आप कहीं मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन जरूर कर ले। इसके बाद यदि आपका V1 फॉर्म आता है या V2 फॉर्म आता है या V5 फॉर्म आता है तो इन दोनों के बदले में आप V4 फॉर्म दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, दैट के बाद V5 फॉर्म है, दैट के बाद V5 फॉर्म, तो इसके बदले में आप सीधा सीधी V4 फॉर्म दे देंगे इस एक्शन वर्ब का। तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। इस कारण से आपका जो आंसर होना चाहिए, सही अनुवाद, सही जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका सी होगा। इसमें ए भी आपका सही अनुवाद है और बी भी सही अनुवाद है। तो बंधु, ये रहा 9वां क्वेश्चन का सही अनुवाद, सही आंसर। अब हम लोग अंतिम अनुवाद को लेकर के चलते हैं। अंतिम अनुवाद, अंतिम जो प्रॉब्लम है वह है क्या? वायुमंडल का मतलब है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसों के मिश्रण का एक आवरण। ठीक है, ऑप्शन लेते हैं।
एटमॉस्फेयर मीन्स अ कवर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेयर इज अ कवरिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेज एट्सेट्रा। तीसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेयर मीन्स अ कवरिंग विच इज मिक्सड विद गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। चौथा है ए एंड सी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करने की आवश्यकता है, फिर से एनालाइज करिए सेंटेंस को। एटमॉस्फेयर मीन्स अ कवर ऑफ अ मिक्सचर, अ कवर ऑफ अ मिक्सचर, यह एक कवर है किसका, मिक्सचर का। किस तरह के मिक्सचर का, गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ये ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज अ कवरिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं दिया हुआ है, एक आर्टिकल मिस्टेक यहाँ पर आ गया है। इस कारण से इस सेंटेंस को हम लोग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मानेंगे, हालांकि भाव ऑब्वियसली वैसा ही दे रहा है। ठीक है, कवरिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस एट्सेट्रा। तो ये सही हो सकता था यदि हम लोग आर्टिकल यहाँ पर ए देख पाते, तो इस कारण से हम लोग बी को नहीं मान सकते हैं सही ऑप्शन। ठीक है बंधु, हम लोग तीसरा ऑप्शन में हम देख के आ रहे हैं एटमॉस्फेयर मीन्स अ कवरिंग। यहाँ कवरिंग तक तो सही है, कवरिंग बराबर आप कवर ले सकते हैं। विच इज़ मिक्सड विथ, जिसको कि मिलाया जाता है, विच इज़ अ मिक्सचर रहता तब हम लोग इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कारण से हम लोग सी ऑप्शन को नहीं लेकर के चलेंगे। तब आपका क्या होगा, और चूँकि ये तो है हमारा सही ऑप्शन, और चूँकि सी नहीं रहा, इस कारण से हम लोग डी को हटा देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोगों का, पहला ऑप्शन होगा। ओके, तो बंधु देखा आपने कितना आसान तरीके से आप 10 अनुवाद को कर लिए। बंधु आशा करते हैं कि जितनी भी तरह के जो बातें बताए गए हैं अनुवाद बताने के क्रम में आप उसे आत्मसात कर लिए होंगे। नहीं तो आप वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, पॉज करते हुए देखें और खुद अनुवाद करने का प्रयास करें। और जहाँ पर भी आपको लगा हो दिक्कत, तब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवगत कराएं। नमस्कार।